वृषभ लगन उनकी होगी जिनकी कुंडली के पहले घर में 2 नंबर की गिनती होगी। तो ये वृषभ लगन हो जाएगा। अगर कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर हो तो वृषभ राशि होती है। अगर लगन में ही चंद्रमा होगा तो लग्न राशि व्यक्ति की एक ही हो जाती है। तन और मन एक ही एलिमेंट के हो जाते हैं। तो वृषभ लगन उनकी जिनकी कुंडली के पहले घर में 2 नंबर की गिनती, तो पहला कारक ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र। लगन का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है, इसलिए शुक्र विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा। वीनस विल नॉट पार्टिसिपेट इन विपरीत राजयोग। दूसरा कारक ग्रह पंचम भाव का स्वामी बुध हो जाएगा, और बुध काफी अच्छा फल देता है क्योंकि यहाँ पर बुध पंचम भाव का स्वामी कारक के साथ साथ धन भाव का भी स्वामी होता है। पंचम भाव वैसे भी लक्ष्मी स्थान है और वह धन स्थान का भी स्वामी हो जाता है, तो इसलिए बुध की बेटर प्लेसमेंट व्यक्ति को काफी धन दे देती है। और सबसे प्रबल कारक कौन सा होगा? शनि, सैटर्न। एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी होकर के शनि सबसे प्रबल कारक हो जाता है। शुक्र के दोनों लग्नों में शनि प्रबल कारक होता है। अगर तुला लगन भी रहेगा तो भी शनि चौथे और पांचवें का स्वामी बनेगा। चौथा केंद्र, पांचवा त्रिकोण। तो शुक्र के लगन में परम कारक जो है शनि महाराज ही होते हैं। मारक कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो मंगल हो जाएगा नियमानुसार, जो कि सातवें और द्वादश भाव का स्वामी है। दूसरा गुरु हो जाएगा जो कि अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है। बुध यहाँ द्वितीय भाव मारक भाव जरूर होता है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी होने के साथ साथ वह पंचम का भी है, कारक भी है। तो हमें उसे कारक और मारक में से एक में ही रखना पड़ेगा। सेम प्लैनेट कारक और मारक नहीं हो सकता है। पंचम से कारक है, द्वितीय से मारक है, तो हमारा सभी डिसीजन कैसे होना चाहिए? लगन से। तो लगन से बुध की मैत्री है, तो अच्छा वाला वह एडॉप्ट करेगा कारक होने का गुण। और मंगल गुरु दोनों लगन के क्या हैं? शत्रु हैं, इसलिए मारक ग्रह हमेशा लगन का शत्रु होता है। शेष अन्य ग्रह जो मारक स्थान के स्वामी ना हो लेकिन लगन के मित्र ना हो, वो अकारक ग्रह में आ जाते हैं। तो वृषभ लगन में, वृषभ माने क्या होता है? बैल का चिन्ह होता है। मेष लगन वाले उत्साही होते हैं, जोशीले होते हैं, मंगल के गुणों को एडॉप्ट करते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं। मेष मतलब भेड़, एक दिशा में चलना। तो वृषभ मतलब होता है बैल। ये मेहनती और परिश्रमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन जब इनके अंदर आक्रामकता आती है तो मार ही डालते हैं। बैल किसी को मारता नहीं है, जल्दी मारेगा तो फिर सिर रखेगा तो पसलियां टूट जाएंगी। अब यहाँ पर वृषभ है, तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रह अच्छा फल दे सकते हैं? सूर्य को हम सबसे पहले लेते हैं। सूर्य यहाँ पर आएगा तो सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी का फल अगर लगन में जाए तो हमेशा अच्छा ही मिलता है। चौथा भाव सुख साधन का है, परिवार का है, और वह आ रहा है आपके अधीन। लगन मतलब आप हैं, तो चौथे भाव का फल अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो सूर्य यहाँ बैठ करके क्रूर ग्रह है, तो व्यक्ति का मिजाज तो थोड़ा गर्म करेगा ही। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल दे देगा। सूर्य शत्रु राशि में है, बेशक शत्रु राशि में है, लेकिन जब आप बैकग्राउंड में जाते हैं और पीछे से काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो सूर्य हमेशा यहाँ पर उच्च का ही होता है। कुंडली में वृषभ का बल तो उसे मिलेगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वह उच्च भी है, तो इसलिए सूर्य यहाँ पर अच्छा फल करेगा। हाँ, शत्रु राशि में है, हो सकता है थोड़ी अच्छाई घटे, लेकिन फिर भी अच्छा फल करेगा। ये आपका लग्न है, शरीर है, मस्तिष्क है, मस्तक है, चेहरा है, सूर्य तेजमान ग्रह है। तो लगन में सूर्य के होने से व्यक्ति तेजमान होगा, प्रतापी होगा। और सूर्य राजा है, तो लगन में सूर्य के बैठने से व्यक्ति रौबदार हो जाता है और राजसी हो जाता है। ये तो हम अलग फल पढ़ेंगे हर ग्रह का हर भाव में। फिलहाल सूर्य यहाँ पर कुछ बुरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक ठाक है। द्वितीय भाव में सूर्य महाराज बैठेंगे तो ये
हमेशा समझिएगा कि चौथे का स्वामी द्वितीय में जाए या द्वितीय का चौथे में आए तो ये हमेशा अच्छा फल करता है। भाई चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी धन से कनेक्ट हो गई या धन प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो गया तो अच्छा ही तो है। चौथा भाव आपका परिवार है, भूमि भवन वाहन है, उसका कनेक्शन आपके धन से हो गया, बैंक बैलेंस से हो गया, अच्छा ही है। तो द्वितीय भाव में भी यहाँ सूर्य अच्छा फल दे देता है, द्वितीय भाव में बिगाड़ेगा नहीं। सूर्य अगर तीसरे भाव में रहेगा तो भी अच्छा फल देगा, उपचय भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल करता है, यहाँ भी ठीक है। सूर्य पंचम में, चतुर्थ में तो स्वराशि का ही रहेगा, स्वराशि का ग्रह अपने भाव के अच्छे फल देता है, भूमि भवन वाहन सुख वगैरह देगा। अब ये अलग बात है कि जब भी क्रूर ग्रह कहीं बैठता है तो उस भाव से जुड़े रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट उत्पन्न करेगा, जैसे सूर्य मंगल गर्माहट उत्पन्न करेंगे, शनि जो है उदासीनता उत्पन्न करेगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य मंगल गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व है, तो ये गर्माहट करते हैं। शनि क्या करता है, उदासीन बनाता है, और राहु क्या करता है, भ्रमित करता है। तो सूर्य होगा तो परिवार का माहौल थोड़ा गर्म होगा, मंगल होगा तो परिवार का माहौल गर्म होगा, शनि होगा तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन थोड़ा उदासीन रहेगा, राहु रहेगा तो परिवार में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो अलग अलग प्रकार से क्रूर ग्रह अपने नेचर के अनुसार फल करेंगे, लेकिन चूंकि सूर्य स्वराशि का है तो इसलिए हानि कोई नहीं देगा। अलग बात है कि परिवार के लोग थोड़ा सूर्य के प्रभाव में रहेंगे तो सबके सब जो है राजसी रहेंगे, सब सुनाना पसंद करेंगे, सुनना कम पसंद करेंगे। वहीं सूर्य अगर पंचम भाव में आएगा तो ये भी अच्छा करेगा, केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में आ रहा है। सूर्य की सबसे खराब स्थिति कहाँ बनेगी, छठे भाव में। वृषभ लगन में सूर्य सबसे ज्यादा खराब फल देगा छठे भाव में, क्योंकि यहाँ पर वह नीच का हो रहा है और एक अच्छे भाव का स्वामी होकर के नीच का हो रहा है। चौथे भाव का स्वामी नीच का है। चौथा भाव क्या है, आपका परिवार। परिवार के लोग कहाँ आ रहे हैं, रोग के घर में। परिवार में किसी न किसी को कुछ रोग लगा रहेगा। सजीव पक्ष को शारीरिक पीड़ा और निर्जीव पक्ष को क्या देगा, कर्ज। तो सजीव पक्ष परिवार के लोग हैं, वो कर्ज में रहेंगे। दूसरा, यहाँ से भूमि भवन वाहन देखते हैं तो भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कर्ज लेना पड़ेगा, मतलब कर्ज से काम चलेगा। स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि बहुत आसानी से आप जो है अपने बल पे जमीन लें, घर बनवाएं। गाड़ी लेना है तो घर के अंदर जो यूटिलिटीज हैं और साधन हैं उन सब पे लोन कर्जा ईएमआई लेना पड़ सकता है। तो चौथे का स्वामी यहाँ पर जाएगा जब वृषभ लगन में सूर्य सबसे खराब स्थिति में है, सूर्य का जप और दान वगैरह होगा। सूर्य अगर सप्तम भाव में आएगा तो यहाँ पर जो है सूर्य चौथे भाव का स्वामी हो करके चौथे से चौथे में आ रहा है। जब कोई ग्रह अपने भाव से केंद्र में जाए, त्रिकोण में जाए, तो भाव का फल अच्छा करता है। चौथे से चौथे में है तो चौथे भाव का फल अच्छा देगा। सातवें में ये देगा थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में गर्माहट पैदा करेगा। लगन में था तो आपके मस्तिष्क को गर्म किया, चतुर्थ में पारिवारिक माहौल गर्म किया, तो यहाँ पे रहेगा तो दाम्पत्य जीवन में गर्मी पैदा करेगा, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट लाएगा। सूर्य का रंग स्वाद भी कड़वा होता है, कसैला होता है, तो उसका जो स्वाद है वो यहाँ पर दिखाई देने वाला है निजी रिश्तों में। यानी दाम्पत्य के लिए नहीं ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ठीक है। अब दाम्पत्य के लिए क्या होगा कैसे, वो तो भाव फल में है। यहाँ पर हम वृषभ लगन में किस भाव का स्वामी होके कहाँ जा रहा है ये देख रहे हैं। हम अलग से जब पढ़ेंगे हर भाव में सूर्य का फल मंगल का, तब वहां पे ये चीज क्लियर होगी। फिलहाल वृषभ लगन में सूर्य का सप्तम भाव में जाना उपलब्धियों के लिए ठीक है, पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सूर्य अगर अष्टम भाव में आएगा तो अच्छा नहीं है, एक अच्छे भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में आ रहा है। 6, 8, 12 में जो भी ग्रह जाता है उसके भाव का फल बिगड़ता है। तो सूर्य चतुर्थ का स्वामी होके आएगा घर बनाने में,
लग्जरी क्रिएट करने में, गाड़ी लेने में, सुख साधन बनाने में, खुद को सेटल करने में। चौथा भाव ही तो आपका घर है, घर में ही लोग सेटल होते हैं। तो इन सारी चीजों में बड़ी कठिनाई आएगी, बाधा आएगी, देरी होगा। सूर्य का कारकत्व भी पीड़ित होगा यहाँ पर। सूर्य प्रकाश का ग्रह है और अष्टम भाव एक गहरा स्थान है, तो फंस जाएगा। घर बनवाना जब शुरू करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी लेने में बड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर वृषभ लगन में सूर्य जा करके व्यक्ति की बरकत, तरक्की को रोकता है, बहुत फेयर नहीं होने देता। सूर्य नवम भाव में आएगा तो आपके भाग्य में आएगा, आपके घर सुख साधन का कनेक्शन आपके भाग्य से जुड़ गया है। तो भाग्य से जुड़ा हुआ है तो भाग्य आपकी मदद करेगा, भाग्य के बल पे आपको सुख साधन मिलेंगे। नवम दशम एकादश में हमेशा ग्रह अच्छा फल दे देते हैं, ये जानिएगा। किसी भी भाव के स्वामी के रूप में आएंगे तो 9 10 11 में हमेशा अच्छा मानिए, जब तक वो पीड़ित ना हो। अभी सूर्य यहाँ पर आ गया, अच्छा फल देगा। अब यहाँ 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 तीनों में सबसे अच्छा कहाँ दे देगा? दसम में, एकादश में ज्यादा बढ़िया दे देगा। एकादश में तो मित्र के घर में होगा, और बढ़िया है। यहाँ दसम भाव में तो दिग्बली हो जाता है, इसलिए अच्छा है। शत्रु राशि है तो दिग्बली है, यहाँ पर ना दिग्बली है ना मित्र राशि है। तो नवम में थोड़ा कमजोर रहेगा, देगा लेकिन सो भी। द्वादश भाव में सूर्य उच्च का हो जाएगा। अब यहीं पर मैं सूत्र आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सूत्र आ गया। लग्नों के विश्लेषण करते समय सिर्फ हम लगन के ही सूत्र नहीं, 12 लग्नों के विश्लेषण तक आपको बहुत सारी चीजें, सूत्र पता चल चुके होंगे। अब यहाँ पर जो है सूर्य चौथे भाव का स्वामी है और 12वें में आ गया। जब भी चौथे भाव का स्वामी 12 में जाता है तो विदेश का योग, जन्म स्थान से दूर जाने का योग बन जाता है। तो यहाँ पर ये जन्म स्थान से दूर सेटल कराएगा। विदेश जाने का सवाल है, सेटल होने का, तो आपको ये देखना है कि चतुर्थेश 12 में गया है या 12वें का चौथे में आया है। यानी चौथे और 12वें का जो संबंध बने तो वह एक स्थान परिवर्तन, जन्म स्थान से दूरी या विदेश का योग बना देता है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश आपका 12 में गया हुआ हो या 12वें का स्वामी लगन में आया हो तो भी बनेगा। लगन मतलब आप खुद हैं, आप खुद बाहर गए हुए हैं, और चतुर्थ मतलब आपका घर है, घर बाहर चला गया तो आप भी चले जाएंगे। तो 12वें से द्वितीय और चतुर्थ में से किसी का संबंध बनने पर जन्म स्थान से दूर, विदेश जाना आदि चीजें हो सकती हैं। तो सूर्य यहाँ पर उच्च का हो जाएगा तो ये ज्यादा मदद करेगा बाहर जाने के लिए। 12वां भाव जो होता है हमारी नींद का होता है। नींद का सीधा सीधा संबंध हमारे तनाव से भी जुड़ा होता है। नींद अच्छी आएगी तो तनाव कम रहेगा, सिर नहीं दर्द करेगा, फ्रेश उठेंगे। तो 12वां भाव अच्छा रहने पर व्यक्ति की नींद अच्छी होती है, फ्रेशनेस अच्छी रहती है। और जब यहाँ पर क्रूर ग्रह 12वें भाव में आता है तो ये तनाव देता है, व्यक्ति निश्चिंत नहीं रह पाता है, एकदम प्रसन्न निश्चिंत नहीं जी पाता है। वो चाहे 8वां भाव हो चाहे 12वां, इसमें क्रूर ग्रह का होना व्यक्ति को तनाव देता है। 8वां तो हमारे जीवन का सबसे डार्क फैक्टर तो हो ही गया, सबसे डीप पॉइंट है, सबसे गहरा स्थान है। जिंदगी के हर मैटर में जो सबसे गहरी बातें हैं वो यहीं से देखी जाएंगी। आपके बॉडी की सबसे गहरी बात, आपके रिलेशनशिप की सबसे गहरी बात, आपके जीवन की सबसे रहस्यमयी बात, सब यहीं से। और ये हो गया निद्रा का। तो इन दोनों भावों में क्रूर ग्रह का होना तनाव उत्पन्न करता है, तो सूर्य यहाँ तनाव उत्पन्न करेगा। अब ये चौथे का स्वामी होके 12वें भाव में है, व्यक्ति विदेश में या जन्म स्थान से दूर जा करके बड़ा अच्छा घर बनाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या हो गया है? उच्च का हुआ है। और कहाँ हुआ है? दूर, विदेश वाले स्थान में, दूर स्थान में। तो दूर जा करके बड़ा सुंदर योग बनाएगा। 12वें भाव में चर राशि होगी, सूर्य स्वाग्रही होगा। 12वें भाव में चर राशि का ग्रह व्यक्ति को हवाई यात्राएं खूब करवाता है। व्यक्ति प्लेन से यात्राएं खूब करता है। आजकल तो देखिए कि प्लेन के तो बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, रोज बिगड़ रहा है प्लेन। आज भी एक इंडिगो का प्लेन आधे रास्ते से
वापस आया हुआ है। इधर ये प्लेन वगैरह बिगड़ेंगे, ज़्यादा बिगड़ेंगे। अभी ये एक संकेत है कि प्लेन बिगड़ रहा है, कम चलिए, नहीं माना जाएगा तो फिर प्लेन और भी ब्लास्ट होंगे, खराब होंगे, दगेंगे। मंगल और केतु की युति है तो इसलिए ऐसी घटनाएं ज्यादा हो भी रही हैं। युति हटेगी तो थोड़ा सा ये घटनाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और मंदी वगैरह भी आने वाले समय में आएगी सामने। अब से लेकर के बृहस्पति अतिचारी हुए हैं जब तक 2032 तक, तो दुनिया फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चलेगी। बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, विवेक है। और अतिचारी मतलब क्या होता है कि एक राशि में जल्दी जल्दी चलना। तो क्या होगा, जाएगा आगे, वक्री होगा, फिर आएगा तो, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी तेजी से चल के राशियों को पूरा करेगा, अपनी नॉर्मल चाल छोड़ेगा। अब ऐसे देख लीजिए, हम और आप अपनी नॉर्मल चाल छोड़ दें और जल्दी जल्दी चलें तो इससे क्या होता है, ये संकेत करता है कि कुछ ना कुछ उतावलापन है, अर्जेंसी है। हम नॉर्मल क्यों नहीं चल रहे हैं, हम जल्दी में क्यों हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। 8 बजे आप निकले हैं, किसी ने बोला है कि 9 बजे तक वो मिलेंगे आपसे। अब आप 8 बजे निकले हैं, 9 बजे तक पहुंचना है, तो आप अब जल्दी में रहेंगे कि 9 बजे वो निकल जाएगा आदमी अगले से मिलना, आप जल्दी चलेंगे। तो बृहस्पति महाराज अतिचारी हैं, इसलिए लोग अपने ज्ञान का, विवेक का, ये सब बहुत जल्दी जल्दी प्रयोग करेंगे, जल्दी में रहेंगे अपने बुद्धि, हुनर, कौशल को दिखाने में। और जल्दबाजी में चीजें क्या होती हैं, विवेक सही तरीके से काम नहीं करता है, तो दुनिया भर के लोगों का विवेक अब बहुत सही तरीके से काम नहीं करेगा, बिगड़ेगा लोगों का विवेक। विवेक मतलब उचित अनुचित का ज्ञान बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। और इस बीच में जब भी बृहस्पति जितने लंबे समय के लिए अतिचारी होता है, उतने बड़े लेवल पर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन भी होता है, लोगों की मृत्यु होती है। कोरोना के टाइम वक्री हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना से बहुत लंबा वक्री वाला समय इसका आने वाला है। तो कोरोना से कई गुना मृत्यु होने वाली है अब से लेकर के 2032 तक में। बहुत ज्यादा डेथ रेशियो, बहुत ज्यादा रहेगा, कोरोना से लगभग 10-15 गुना ज्यादा होने वाला है। और ये बृहस्पति का वक्रत्व तो लोगों को सिर्फ मारेगा नहीं, फिजिकली, फिजिकली भी मारेगा, इकोनॉमिकली भी मारेगा, दोनों तरीके से ये प्रहार करने वाला है। क्योंकि जैसे हमारी कुंडली में दशाएं होती हैं, उन महादशाओं में अंतर दशाएं चलती हैं। शनि की महादशा, अब ये शनि क्या है, क्रूर ग्रह, तो ऐसा नहीं है कि शनि की महादशा है तो अब सिर्फ शनि राज करेगा और एक क्रूर ग्रह है तांडव मचाए। बीच में बृहस्पति की अंतर्दशा भी आती है उसमें ना, मतलब क्रूर ग्रह है तो उसमें शुभ ग्रह भी आता रहता है, शुभ ग्रह चल रहा है तो बीच में क्रूर ग्रह। तो खट्टा मीठा सब कुछ ईश्वर ने कितने अच्छे ढंग से मेंटेन किया है पार्थ जी। राहु की महादशा है तो भी बीच में बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, चंद्रमा भी आएगा, सूर्य भी, मतलब सब कुछ बैलेंस किया गया है कि कड़वा दशा चल रहा है तो अंतर्दशाएं में बीच बीच में रिलीफ मिले, महादशा अच्छी चल रही तो बीच में अंतर्दशाएं सुई चुभ होती रहे। तो ऐसे जो समय का चक्र होता है, कलयुग होता है, ये कलयुग सिर्फ कलयुग नहीं होता है। 4 युग जो हैं आपके, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, आप इसको ऐसा मानिए कि जैसे सतयुग चल रहा है तो ये महादशा हो गई पूरी, उसके बीच में अंतरदशाएं होंगी, सतयुग में भी बीच में टाइम फ्रेम होगा। एक टाइम फ्रेम होगा जिसमें महादशा तो सतयुग की है, लेकिन बीच बीच में टाइम फ्रेम आएगा जिसमें कलयुग जैसा थोड़ा प्रभाव रहेगा, थोड़ा द्वापर, थोड़ा त्रेता, अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम सतयुग वाले प्रभाव का, वो अंतरदशा टाइप में ले लीजिए, रहेगा कलयुग ही, क्योंकि महादशा जो होती है माना वही जाता है। चल कलयुग रहा, रहेगा कलयुग ही, लेकिन एक समान नहीं रहेगा, बीच में वो रिपीट होता रहता है। कलयुग में सतयुग का प्रत्यंतर, द्वापर का, त्रेता का, ये ऐसे चलता रहता है। तो इस समय जो चल रहा है वो डिस्ट्रक्शन का चल रहा है, और एक प्रत्यंतर बदलने वाला है, कालखंड बदलने वाला है। देखिए हम इस
पूरे सौरमंडल को, आकाश गंगा को जब लेते हैं, सौरमंडल से बाहर निकलिए, आकाश गंगा में चलिए, तो हमारा सूर्य क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। हम चक्कर काट रहे हैं किसके? सूर्य के। और हमारा सूर्य हमको लेकर के, पूरी हमारी सोलर सिस्टम को लेकर के घूमता हुआ कहाँ चल रहा है? आकाश गंगा के चक्कर काट रहा है। हम सूर्य के काट रहे हैं। हम सूर्य के जो हैं, सूर्य राजा हैं, हम उसकी प्रजा हैं, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे सूर्य भी घूम रहा है किसके चारों तरफ? आकाश गंगा के। तो इस घुमाव में क्या होता है कि हमारी सूर्य से नजदीकी और दूरी बढ़ती रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आकाश गंगा है, केंद्र उसका जो है, ऐसे कई सोलर सिस्टम हैं, सिर्फ हम आप नहीं हैं, बहुत सारे हैं। सब उसी आकाश गंगा के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, उसके केंद्र के। हम भी घूमते रहते हैं सब। जब हम थोड़ा उस आकाश गंगा के केंद्र के नजदीक पहुंचते हैं, तो उस समय ज्ञान, सतगुण, सदाचरण, इन सारे चीजों की वृद्धि अपने आप हो जाती है। जब हमारा सूर्य, सोलर सिस्टम उस आकाश गंगा से गति करते हुए दूर होता है ना, क्योंकि सूर्य क्या है? एनर्जी है। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही राजा है, सूर्य ही भगवान विष्णु के स्वरूप है। तो जब वह आकाश गंगा के समीप होता है, तो सूर्य के माध्यम से पूरे सोलर सिस्टम में पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो इस समय सूर्य दूर है, उस केंद्र से, आकाशगंगा से दूर है। इसलिए आजकल देखिए, कोई संस्कारों की हानि हो रही है, चरित्र की हानि हो रही है, नैतिकता का पतन हो रहा है। आए दिन समाचार आ रहे हैं कि शादी के 2 दिन पहले दुल्हन दो ठू गुंडा लगा के हस्बैंड को मरवा दी। ऐसे पुरुष लोग भी कहीं कुछ, पति है, पत्नी है, विवाह हुआ है, एक ठू और चुप्पे से करके बैठ गए हैं। तो नैतिकता का पतन हो रहा है। जब वही सूर्य पूरी अपने सोलर सिस्टम के साथ गैलेक्सी के मेन ऊर्जा के स्रोत के पास में पहुंच जाता है, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, लोगों का ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है। तो युग ऐसे ही होता है। जब कलयुग होता है ना, तो हम उस केंद्र से बहुत दूर होते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बहुत दूर होता है, तो ज्ञान की सप्लाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको कलयुग बोलते हैं। सतयुग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सतयुग पुरुष है वो आएगा चल के मिठाई का डिब्बा ला करके, ललित जी, नहीं, ऐसा नहीं है। यही हमारा सोलर सिस्टम आकाश गंगा के, जहां से आकाश गंगा को ऊर्जा मिल रही है, केंद्र, उसके समीप निकटतम दूरी पे पहुंचता है, तो वही सतयुग बोला जाता है, क्योंकि उस समय सबसे अच्छे ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप प्रकाश से जितनी दूर रहेंगे, चीजें उतनी धुंधली हो जाएंगी, और जितने नजदीक पहुंचेंगे उतना साफ दिखेगा। लेकिन जब एकदम प्रकाश में ही पहुंच जाएंगे तो अंधे भी हो जाएंगे। इसीलिए जो आकाश गंगा का केंद्र होगा ना, वहां पर एक ब्लैक होल है, वहां पहुंच जाएंगे तो ब्लैक होल में डूब जाएंगे, तब खत्म हो जाएंगे। बल्ब के पास ले जा करके आंख कर दीजिए तो दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। बहुत दूर होंगे तो धुंधला। एक उचित दूरी होने पर नॉर्मल दिखता है। तो जब उसी उचित दूरी पर हमारा सौरमंडल होता है आकाशगंगा के केंद्र से, तो हम उसको सतयुग बोलते हैं। तो इस समय डिस्ट्रक्शन होगा, तैयारी रखिएगा सब लोग, आने वाले समय में मतलब अ, खाना, दवा, इन सब चीज़ों की भी दिक्कत आने वाली है। अन्न की इज्जत करते रहिएगा। आज पेट भर रहा है तो अन्न की कीमत नहीं है। और कभी एक समय लाल बहादुर शास्त्री जी पूरे भारत को एक समय भूखा रखवाते थे, तब आज अन्न पूरा हुआ है। नहीं तो जिसके पास अन्न नहीं है उससे पूछिए। कूड़े में फेंका हुआ अन्न ढूंढते हैं लोग खाने के लिए। अभी भी ऐसे लोग हैं, देश में भी हैं, और बाहर ले लीजिए जहाँ युद्ध वाली स्थितियां हैं। भाई, जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर तो जल होता नहीं, खेती होती नहीं, नीचे से डीजल पेट्रोल। गाजा को ले लीजिए, वहां के लोग एक एक ब्रेड के लिए, एक पार्ले जी बिस्कुट हमने सुना 2500 रुपए में मिल रहा है। उनको मिट्टी में पड़ी हुई रोटी मिलेगी ना, उसको साफ करके झाड़ करके खा लेंगे। और जब हमें आपको आंट रहा है ना, हमने देखा बहुत से घरों में 10-10 रोटियां, 5-5 रोटियां फेंकी जा रही हैं। ये उचित नहीं है। अन्न की कदर करिए। और
ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है यहीं अपने आसपास में, अनाज के को मतलब उन सिर्फ बनताऊपन इतना है, मतलब कि सुबह की रोटी शाम को खा लिए अगर, तो उनका जैसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनके भगवान नाराज हो जाएंगे और उनकी मुक्ति रुक जाएगी, मोक्ष रुक जाएगा। अभी 2 4 दिन पहले, अब दूसरे क्या बताएं, बता दे रहे हैं सच्चाई, हमारे घर की हाल थी ये। जैसे जब बना लेते हैं रोटी, तो रोटी बनाते समय उसमें थोड़ा सा आटा रखते नहीं अलग से रोटी में, परथन बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, उसी में लपेटते रहते हैं फिर बेलते हैं। तो जो इतना आटा परथन वाला होता बाद में बचता है, तो उसको ये लोग फेंक रहे थे। मतलब फेंकने का मतलब गाय को जा रहा था, बाल्टी में रखते हैं, किसी की गाय है पड़ोस में, वो ले जा रही है। ठीक है, आपको देना, आप स्वेच्छा से वैसे एक आध बोरा गाय के लिए निकाल दीजिए, वो ठीक है। लेकिन ये वेस्टेज के रूप में आप निकाल रहे हैं ना, वेस्ट करके। रोटी बनाए हैं, वो रोटी शुद्ध है, साफ है, आटा साफ है, उस आटे को रखिए। अब रोज अगर जो है 150 ग्राम आटा जा रहा होगा, तो महीने का जोड़िए, ऐसे साल का जोड़िए, बहुत ज्यादा जा रहा है। आज खाने को अट रहा है तो उसकी कीमत नहीं है। जब नहीं आट रहा था, 20 25 साल पीछे भारत के चलिए, तब पता चलेगा उस आटे की कीमत। तो किसी भी चीज की कीमत, समय की कीमत है, पैसे की भी कीमत है। जो 1 रुपए की कीमत करता है वही 1000 रुपए फिर पाता है। जो 1000 की कीमत करता है वही लाख कमाता है। जो लाख की कीमत करता है वही करोड़ जाता है। कहीं गिरा है 1 2 रुपए आपके घर में, वैल्यू नहीं है, बच्चे फेंके हैं उठा के। ऐसे हमारे घर में ऐसे होता, 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए ना पड़ा है, कोई पूछने वाला, बच्चे भी नहीं पूछते, हम उसको तुरंत उठा के अपने पर्स में, इधर उधर भी नहीं रखेंगे, पर्स में। कीमत अगर वैल्यू करेंगे तो वैल्यू पाएंगे। ये संसार का नियम है। आप महत्व देंगे किसी चीज को तो वो आपको महत्व देगा। अन्न को महत्व देंगे तो जिंदगी भर खाने को पाएंगे। पैसे को, 1 रुपए को महत्व देंगे तो वही एक एक रुपया आपको महत्व दे करके 1000 बन जाएगा। तो वृषभ लगन में सूर्य महाराज का हम लोग देख रहे थे, द्वितीय भाव में हमने कहाँ देखा, सूर्य का फल सब घर में हो गया। चंद्रमा तो लगन में एक्सीलेंट रिजल्ट दे देंगे, उच्च के हो जाएंगे। और चंद्रमा शुभ ग्रह भी है। एक चीज हमेशा जानिएगा, चंद्रमा और बुध लगन में होते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव बड़ा अच्छा कर देते हैं, टेम्पर बड़ा अच्छा होता है। चंद्रमा और बुध एक तो शुभ ग्रह है और कोमल ग्रह है। बृहस्पति शुभ ग्रह है लेकिन कोमल नहीं है। शुक्र शुभ है लेकिन कोमल नहीं है। शुक्र शुभ है और सुंदर है। शुक्र शुभ और सुंदर। और बृहस्पति शुभ और ज्ञानी। लेकिन चंद्रमा और बुध जो हैं, ये शुभ और कोमल है। चंद्रमा तो कोमल है ही, और बुध क्या है, युवराज है। युवराज मतलब कोमल। चंद्रमा वैसे सुंदर भी है, सुंदर कोमल दोनों है। तो लगन में अगर चंद्रमा और बुध होते हैं तो व्यक्ति काफी मतलब अच्छे तरीके से पेश आने वाला, उसका टेम्पर कूल रहता है, हमेशा दिमाग को ठंडा रख के बात करता है, तमाम जो है करेक्टरिस्टिक्स उसके बढ़ जाते हैं, चारित्रिक गुण काफी उसके व्यक्तित्व में बढ़ जाते हैं। अच्छा बिहेविंग वाला हो जाता है। चंद्रमा अच्छा फल देगा, तीसरे में भी अच्छा फल दे देगा, कोई गड़बड़ नहीं है। चौथे में चंद्रमा स्वराशि का है, ठीक फल देगा। अब ये चंद्रमा लेकिन व्यक्ति को जो है फिजिकली बहुत हार्ड वर्किंग नहीं होने देगा। तीसरे भाव में क्रूर ग्रह जुझारू प्रवृत्ति देता है, लेकिन शुभ ग्रह जुझारू नहीं होने देता है। वही कंफर्ट जोन व्यक्ति ढूंढता है, उतना करना उतना कमाना जिससे आराम से काम चलता रहे, लड़ने का मद्दा नहीं देता है। तो चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा कायर भी बनाएगा। ये तीसरा भाव जो होता है ये धैर्य धारण होता है आपका, आप कितने धैर्यवान हैं। धैर्य मतलब चीजों को कितना सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, विषम परिस्थितियों में भी कितना टिक सकते हैं, ये होता है। तो चंद्रमा कोमल है इसलिए ये कायर बनाता है। कायर बनाने का मतलब ये है ना,
कि जरा सा चीख चिल्ला हल्ला गुल्ला हुआ तो व्यक्ति मतलब नहीं सह पाता है, हट जाना चाहता है। यहाँ पर क्रूरग्रह होने पर व्यक्ति के अंदर अधिक क्षमता आ जाती है, दुख का माहौल देख करके भी अधिक टिक पाएगा। चंद्रमा व्यक्ति को नहीं टिकने देगा, कायर बनाएगा, कहेगा हटो यहाँ से, यहाँ पर मन डिस्टर्ब हो रहा है, मन व्याकुल हो रहा है। क्रूर ग्रह होने पर भी मन व्याकुल होता है, लेकिन व्यक्ति बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है। तीसरे में शुभ ग्रह होने से व्यक्ति को चीजें आसानी से मिल जाती हैं, इसीलिए व्यक्ति बड़ी उपलब्धियां नहीं पाता है। चीजें आसानी से मिलती हैं तो व्यक्ति कंफर्ट जीवन में ज्यादा पा जाता है। क्रूर ग्रह के होने से आसानी से नहीं मिलती हैं, स्ट्रगल से मिलती हैं। चंद्रमा क्यों शुभ ग्रह के होने से? क्योंकि अगर यहाँ शुभ ग्रह होगा तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ जाएगी? भाग्य भाव पर। और जहां शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस भाव की वृद्धि, तो शुभ ग्रह जब होगा तो भाग्य अपने आप बढ़ेगा, इसीलिए उसको भाग्य के बल पे चीजें मिल जाती हैं ज्यादा आसानी से। लेकिन जब क्रूर ग्रह होता है तो उसकी दृष्टि भाग्य पे जाएगी तो भाग्य के लिए स्ट्रगल उत्पन्न करेगी, लड़के व्यक्ति पाएगा, संघर्ष करके पाएगा। अगर चंद्रमा आपके चौथे भाव में है अच्छा है, पंचम में अच्छा है, खष्टम में बुरा है। चंद्रमा 6 8 12 में हमेशा बुरा है। चंद्रमा में दो चीज देखना है, जब आपको लगा कि चंद्रमा अच्छा है तो भी दो चीज देखिए, आपको लगा बुरा है तो भी दो चीज। अच्छा है तो ये दोनों चीजें मिलने से बहुत अच्छा हो जाएगा, परफॉर्मिंग हो जाएगा। और अगर बुरा लग रहा है और ये दो चीजें मिली तो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। क्या? एक तो आपको यह देखना है चंद्रमा 6 8 12 में हमेशा क्या रहेगा? खराब ही रहेगा, हमेशा खराब। अब आपको देखना है कि ये शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का। पक्ष बल चंद्रमा का बहुत जरूरी है। छठे भाव में चंद्रमा आपको खराब फल देगा, लेकिन मान लीजिए किसी प्रकार से पक्ष बली हो गया है, सूर्य के सामने है, तो अब इसका जो खराब फल है ना, वो थोड़ा न्यूट्रल होने लगेगा। अच्छा तो नहीं देगा लेकिन खराब फल को मैनेज कर लेगा। अब चंद्रमा छठे में है, दूसरी कंडीशन, सूर्य यहां पर है, चंद्रमा पीछे है सूर्य के। अब ये चंद्रमा ज्यादा बुरा है, अब 6 8 12 में होने का पूरा बुरा असर देगा। दूसरा, अगर वही ग्रह अपनी राशि में है तो खराब को थोड़ा कंट्रोल कर लेगा। अपनी राशि में नहीं है, मित्र राशि में नहीं है, नीच शत्रु राशि में है तो खराब और बढ़ा देगा। चंद्रमा छठे भाव में खराब है, लेकिन अब सूर्य यहां पर है तो ये शुक्ल पक्ष का। अब खराब तो अभी भी है लेकिन अब खराबी में कुछ इंप्रूवमेंट आ गया, अब उतना खराब नहीं है। चंद्रमा छठे भाव में होगा तो व्यक्ति को शत्रु पीड़ित करेंगे, गुप्त शत्रु। देखिए शत्रु आपको कैसे मिलेंगे, कंपटीटर्स कैसे मिलेंगे, यह ग्रह पे निर्भर करेगा। चंद्रमा कैसा ग्रह है? छोटे गोचर वाला ग्रह है, कोमल ग्रह है, एकदम से कोमल है, चंचल है। तो आपको जो शत्रु मिलेंगे ना वो कोमल मिलेंगे, चंचल शत्रु मिलेंगे। चंद्रमा चलायमान है तो शत्रु आपके चलायमान रहेंगे। एक महीने पहले कोई और विरोधी था, अब कोई नया विरोधी आ जाएगा। चंद्रमा है तो वो आपके शत्रु परमानेंट टाइप वाले नहीं रहेंगे, वो पीठ पीछे चुगली करने वाले और टांग खींचने वाले ही रहेंगे। ऑफिस में 10 लोग हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिनसे आपका नहीं जम रहा, 2 महीने बाद स्थिति बदल जाएगी। जिनसे नहीं जम रहा था अब उनके साथ आप अपना लंच करने लगे हैं, जो अच्छा था 2 महीने पहले अब उसके साथ थोड़ा हो गया घालमेल। और यहां पर कोमल ग्रह का होना, चूंकि शत्रु का भाव है, शत्रु से लड़ने के लिए क्या चाहिए? लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोमलता चाहिए कि क्रूरता चाहिए? कोमलता नहीं चाहिए। तो कोमल ग्रह जो चंद्रमा और बुध हैं वो यहां पर जब होते हैं तो शत्रु आपके जीवन में हावी होते हैं आपसे। अब वही स्वराशि का होगा तो आप अलग रवैया अपना लेंगे, आप खुद बगल रहेंगे। शत्रु बने ना बने, कोई आपको शत्रु मानेगा भी तो आप उसे नहीं मानेंगे, बगल हो जाएंगे, भैया जाओ तुम पहले।
स्वाग्रही ग्रह यहाँ पर चंद्रमा सब स्वाग्रही हो जाएगा तो भी शत्रु बाधा रहेगी, लेकिन आप बगल काट जाएंगे, आप खुद नहीं शत्रुता करेंगे। तो छठे आठवें बारहवें खराब देगा। चंद्रमा का खराब फल सप्तम भाव में भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर नीच का होगा। अब अगर पक्ष बली नहीं है तो दाम्पत्य जीवन पे बुरा असर डाल देगा। शुक्ल पक्ष का है अगर, तो दाम्पत्य जीवन पे बुरा असर घटता चला जाएगा। भाई सप्तम भाव पत्नी का है, जीवन साथी का है, पति का है, चंद्रमा नीच का है। जीवन साथी के विचारों में, बुद्धि में, टेम्पर में कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। अब अगर वही शुक्ल पक्ष का होगा तो बहुत कम कमी रहेगी। अब चंद्रमा शुक्ल पक्ष का नहीं है तो पागल जीवन साथी मिल जाएगा, हमेशा आपको पढ़ाएगा, दो दूनी पांच, चार कभी बोलेगा ही नहीं। नीरज जी, जब हम बोले तो आप अपनी पत्नी का चेहरा देख रहे थे जब हम बोले दो दूनी पांच। ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपका झगड़ा हो जाएगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। तो चंद्रमा यहां भी बुरा देगा, नीच होने के नाते। छह आठ बारह में बुरा, सप्तम में बुरा, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का हुआ तो वो बुरा भी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। नवम में अच्छा देगा, दसम में अच्छा देगा, एकादश में अच्छा देगा, द्वादश में फिर बुरा हो जाएगा। छः आठ बारह में नहीं अच्छा देता, बहुत छोटी छोटी समस्याएं जीवन में, चिंगोटी काटने वाले बहुत लोग आएंगे। बड़े शत्रु भी नहीं आएंगे, बड़ा टेंशन भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना उसको दूर कर पाएंगे ना दूर हो पाएंगे। पता भी रहेगा यही कर रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो सामने से करेगा नहीं, और कुछ ऐसा बहुत विशेष भी नहीं करेगा कि खुल के सामने आना पड़े। मंगल को लेते हैं, मंगल लगन में यहाँ पर अब बुरा फल देगा, काफी एग्रेशन दे देगा। मंगल यहाँ पर काफी गुस्सा वाला बना देगा, ढीठ बना देगा, क्योंकि मंगल इस लगन के लिए मित्र नहीं है। अभी यही धनु राशि में है, कर्क राशि में है, सिंह में है, तब उतना बुरा नहीं है क्योंकि मित्र के घर में है। कर्क में तो नीच का हो जाएगा, बुरा करेगा, लेकिन अब यहाँ पर शत्रु के घर में है ये गुस्से वाला ग्रह। भाई हम आप बहुत गुस्से वाले हैं, बलशाली हैं, एग्रेशन है, लड़ाई झगड़ा वाले हैं, मंगल मतलब लड़ाई झगड़ा युद्ध। तो जब अपने घर में रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे तो थोड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब दुश्मन के घर में रहेंगे तब फ्रिज टूट जाए, टीवी फूट जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो दुश्मन ना फूट जाए अच्छा है। तो शत्रु राशि में होने पर मंगल यहाँ पर व्यक्ति को ज्यादा क्रोधी बनाएगा। मंगल मतलब सिर्फ अपनी करने वाला, एक मूड में चलने, जब तक खुद से धोखा ठोकर नहीं खाएंगे तब तक सलाह नहीं मानते हैं, उतावलापन आएगा। मंगल यहाँ पर अच्छा फल नहीं दे रहा है। हाँ, मंगल का कारकत्व तो जो कुछ है, कुछ चीजें बन जाएंगी, जैसे मंगल से जमीन का सुख देखा जाता है, तो वो यहाँ पर बैठ के जमीन और प्रॉपर्टी के लिए अच्छा करेगा। सजीव पक्ष में परेशानी दाम्पत्य भाव को देखेगा, चौथे भाव को भी देखेगा, अष्टम को, तीन अच्छी जगहों पर उसकी क्रूर दृष्टि जा रही है। यहाँ से पारिवारिक सुख भंग करेगा, यहाँ से अपने घर को देखेगा, सप्तम भाव में अपने घर को देखेगा। है क्रूर, क्रूरता रहेगी लेकिन भाव का फल मिटाएगा नहीं। जैसे एक पिता बच्चे के लिए क्रूर तो होता है, थप्पड़ मारता है, लेकिन उसका नियत ये नहीं थप्पड़ मार दे दांत निकल के बाहर आ जाए या मार डालना। जब कोई ग्रह अपने घर को देखेगा, क्रूर ग्रह के लिए बोल रहा हूं, तो आप वही समझिएगा जो एक पिता पुत्र के लिए जैसा क्रूर हो रहा वैसा ही क्रूर अपने घर के लिए होगा। भाई कोई अपने घर को मेंटेन रखना चाहेगा तो उसे कठोर बनना पड़ेगा। अगर कठोर नहीं बनेंगे ना तो घर वर सब फूंक डालेंगे लोग। आप लोग स्विच बदलवाते रह जाएंगे रोज,
और पानी का बिल भरते रहेंगे, लोग चला के छोड़ देंगे, पानी की टंकी भर गई है, कोई बटन दबाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी तो गार्जियन को कठोर होना पड़ता है। नहीं तो बच्चे हैं और लोग हैं लापरवाह हो जाते हैं, तो अपने घर को देख करके कोई भी क्रूर ग्रह थोड़ा कठोरता दिखाएगा लॉ ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। तो मंगल लगन में बहुत ठीक नहीं है, परेशानियां देता है, उसकी दशा भी तकलीफ देती है क्योंकि शत्रु राशि में। हाँ, जमीन और प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि चौथे भाव से जमीन प्रॉपर्टी देखेंगे तो प्रॉपर्टी का कारक मंगल है। वो आकर के आपके सिर पे ही, आपके ऊपर ही बैठा है, तो प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा, व्यक्ति जमीन खरीद लेगा। दूसरे भाव में तो मंगल बहुत बुरा हो जाएगा, धन भाव में। व्यय भाव का स्वामी भी है, वाणी भी है ये। जब लगन में था तो आपके नेचर में क्रूरता आ गई, अब आपके वाणी में क्रूरता आ जाएगी। वाणी आपकी तीखी तीक्ष्ण हो जाएगी, कठोर वाणी बोलेंगे। आप आराम से भी बोलेंगे अच्छी भी, तो भी सामने वाले को लगेगा। बहुत से लोग होते हैं, वो आराम से बोलते हैं तो भी उनकी आवाज लगती है कि जैसे लड़ने के मूड में बोल रहे हो। तो यहाँ पर मंगल के होने से आपकी वाणी ऐसी हो ही जाएगी कि अगर गुस्से में बोल दिए तब तो पूछना ही क्या है। नॉर्मल भी बोलेंगे तो भी आप अगले, वो टोन ही आपको ऐसी बाई नेचुरल मिलेगी कि अगले व्यक्ति को थोड़ा सा वो लगेगा कि व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा बोलने वाला है, आक्रामक बोलने वाला है। तीसरे भाव में मंगल का फल एकदम निकृष्ट हो जाएगा, नीच का हो गया मंगल। विवाह भाव का स्वामी भी है। तीसरे भाव से गला और श्वास नली भी देखते हैं, तो गला, श्वास नली, एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम यहीं से देखते हैं, तीसरे भाव से। छोटे भाई का सुख नहीं मिलेगा, छोटे भाई का है, छोटे भाई बहन का। तो वृषभ लगन में मंगल का सबसे खराब फल कहाँ आएगा? तीसरे घर में आएगा। तीसरे भाव से मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ देखते हैं। बताया गया ना, तीसरे भाव में क्रूर ग्रह का होना बहुत अच्छा। वही क्रूर ग्रह जब नीच का है तो आप मेहनत, पराक्रम और पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं करेंगे, आप गलत दिशा में करेंगे। आप चोरी करने में अपना पराक्रम दिखाएंगे, ढीठ हैं आप। किसी अच्छे काम में भी हमें ढीठता की, साहस की जरूरत है, बुरे काम में भी। भाई, एक आदमी को दो लोग पीट रहे हैं, आपको बचाने जाना, तो उसमें भी आपको हिम्मत चाहिए और पीटने में भी हिम्मत चाहिए, बचाने में, मारने में, दोनों में। तो जब ये नीच का है तो बुरे चीजों के लिए हिम्मत दे देगा, सही दिशा में आप वह प्रयास नहीं कर पाएंगे। एनर्जी का ग्रह है मंगल, नीच का है, गलत दिशा में एनर्जी जाएगी, एनर्जी फोकस्ड नहीं रहेगी। लड़ाई झगड़ा कलह, गलत जगह पर आप गलत तरीके से पराक्रम दिखा देंगे। पता चला कोई पुलिस का मैटर है, पहुंच गया, आप तुरंत आप पुलिस के को जो है ले लिए गियर में, जहां नहीं पराक्रम दिखाना था वहां दिखा दिया और चार लाठी खा के बैठ गए। पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, अच्छा ये भी इसी वक्त जान लीजिए, इन घरों में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक होती है। तो एक साधारण सा फल हमेशा जानिएगा, मंगल इन घरों में होता है तो दाम्पत्य में परेशानी पैदा करता है, करेगा। अगर कुंडली मिलाए हैं, दो के दोनों मांगलिक हैं, तो परेशानी के बाद भी वैवाहिक जीवन चलेगा, दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे। मंगल ऊर्जा का ग्रह है, अगर इन भावों में मंगल है तो उसकी ऊर्जा वैवाहिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करवाएगा ही करवाएगा। आप मांगलिक हैं, जीवन साथी भी मांगलिक है, तो भी लड़ाई झगड़ा होगा। तो तू मंगल है ही वही ग्रह भाई, बिना लड़े रह ही नहीं पाएगा। उसको लड़ना है तो जीवन साथी से लड़ता। अब अगर जीवन साथी भी मांगलिक है तो दोनों को लड़ाई चाहिए,
तो लड़ाई लड़ाई दोनों को मिलती है, तो इसलिए दोनों तृप्त हो जाते हैं कुछ देर बाद। मांगलिक से मांगलिक का विवाह क्यों? इसीलिए क्योंकि एक के नेचर में ऊर्जा उसका उफान मारेगा, वो जब बिना लड़े उसको लगेगा ही नहीं कि हम और हमारे जीवन साथी के बीच प्यार है। जब एक बार लड़ लेंगे तब लगेगा कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है अभी। तो दोनों मांगलिक होते हैं तो दोनों का नेचर वही मिल जाता है ना, उसका भी मंगल वही चाहता है, उसका भी। तो दोनों लड़के संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं लड़ेंगे कुछ दिन तब लगेगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है हमारे बीच क्या। तो इसलिए मांगलिक का मांगलिक चाहिए। तो इन भावों में मंगल होकर के वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टरबेंस पैदा करेगा। अगर अगला मांगलिक नहीं है तो वैवाहिक जीवन को नष्ट करेगा। यहाँ पर मंगल प्रॉपर्टी का सुख अच्छा देगा, पारिवारिक कलह भी देगा लेकिन। तो वृषभ लगन में जो है हम देखें तो चौथे भाव में मंगल बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि लगन का मित्र है नहीं, तो इसलिए पारिवारिक माहौल बिगाड़ेगा। पंचम भाव में ठीक ठाक है, बुद्धि का भाव है, और यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि को उतावलापन तो पैदा करेगा, लेकिन ठीक है, अच्छा फल दे देगा। त्रिकोण स्थान में सिर्फ मंगल के द्वादश भाव को नहीं देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे। तो केंद्र का स्वामी होकर के कहाँ आ रहा है? त्रिकोण में। तो पंचम भी ठीक है यहाँ पे लगभग लगभग। छठे भाव में मंगल अच्छा फल देगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बना देगा। सप्तम में स्वाग्रही होगा, ठीक फल देगा। अष्टम में बुरा है। अष्टम का मंगल अगर शुभ ग्रह की राशि में पड़ता है तो उसकी बुराई में कमी आ जाती है। अष्टम का मंगल चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, तनाव, टेंशन, अवसाद पैदा करता है। लेकिन जब शुभ ग्रह की राशि में होता है तो ये बहुत मामूली रूप से करता है। गुरु के घर में होगा वृषभ लगन में, तो थोड़ा जो शारीरिक परेशानियां हैं वो कम ही देगा, लेकिन राजयोग भी बनाएगा। द्वादश का स्वामी होकर के आ रहा तो अच्छा फल, मतलब उपलब्धि पाने में मदद करेगा। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, भले राजयोग भंग हो गया हो, जैसे मंगल 12वें का स्वामी होकर के यहाँ आया है, लेकिन इसके ऊपर मान लीजिए कि दृष्टि आ गई किसी ग्रह की, किसकी आ गई? शुक्र साथ। शुक्र तो लग्नेश है, यहीं बुध भी बैठ गया, तो मंगल राजयोग बनाया, बुध ने भंग कर दिया। तो राजयोग तो नहीं बना, लेकिन फिर भी मंगल अच्छा फल देगा। 6 8 12 का स्वामी अगर 6 8 12 में ही जाता है तो अच्छा फल करता है। यहाँ भाग्य भाव में उच्च का हो जाएगा, ठीक फल देगा। यहाँ भी ठीक फल देगा, यहाँ भी देगा। मंगल यहाँ स्वाग्रही हो जाएगा, अपने घर का हो जाएगा। तो अब तनाव वगैरह देगा, लेकिन बहुत मतलब जीवन को परेशान कर देने वाला नहीं देगा। पत्नी भाव का स्वामी होकर के 12 में गया है, तो ऐसे में जीवन साथी के विदेश जाने का भी योग बनेगा। थोड़ा विवाह देर से होगा। मंगल स्वाग्रही होगा तो 12वां भाव किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट का है। तो स्वाग्रही ग्रह है, इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को काफी अच्छा लाभ मिलेगा। लंबा इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में करें तो प्रॉपर्टी ज्यादा दिन तक रोकें। स्टॉक जहां भी करें, इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है? लंबा। इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं है कि आज लगाए कल हो जाए। इन्वेस्टमेंट उसी को बोलते हैं, लंबे चीज को। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आज से पढ़ाते हैं, 20 22 साल 25 साल पढ़ाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं। पैसा पढ़ा के, संस्कार दे के, ज्ञान दे के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके 30 35 साल की उम्र में उसका लाभ मिलता है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब आप सोचिए कि कल से आपने क्लास शुरू की और आज आप एस्ट्रोलॉजर हो जाए, नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब लंबा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका ज़्यादा बेहतर। स्टॉक मार्केट ही ले लीजिए, लंबे समय में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो अरबपति हुए हैं। तो मंगल यहाँ होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है। कोई भी ग्रह 12वें भाव में अगर स्वाग्रही है तो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट उसको लाभ दे जाता है। बुध को ले लें, लगन में अच्छा, द्वितीय भाव में अच्छा। बुध तो कारक ग्रह ही है, हर जगह अच्छा रहेगा। तीसरे में अच्छा, बात वही है कि तीसरे में है तो ज्यादा पराक्रमी नहीं बनाएगा। चौथे में भी अच्छा देगा। बुध धन भाव का स्वामी है, पंचम का। बुध अच्छा ही फल दे रहा। बुध थोड़ा सा बिगड़ेगा कहाँ पे? छठे भाव में।
छठे भाव में भाई छठे भाव का असर आ जाएगा ना, अभी कल ही बताए थे। फिर से देख लीजिए, धन भाव का स्वामी कहाँ आया है, ऋण भाव में। तो अब क्या होगा, धन की किल्लत करेगा, कर्जा बनाएगा। अलग से योग ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। द्वितीय से आ गया छठे में, छठा द्वितीय में, अब धन की परेशानी देगा। द्वितीय भाव किसका है, धन, वाणी, कुटुंब। कुटुंब से झगड़ा भी होगा, द्वितीय भाव कुटुंब का, और ये भाव झगड़े का भी है। तो कुटुंब में किसी ना किसी से बैर रहेगा, विरोध रहेगा। वाणी से आप शत्रु उत्पन्न करेंगे, द्वितीय भाव वाणी का है और उसका स्वामी शत्रु में है। वाणी से ही शत्रु आपके उत्पन्न होंगे, और वैसे भी बुध वाणी का कारक है। तो बुध यहाँ छठे भाव में बहुत ठीक नहीं है, सप्तम में मिला जुला असर देगा, शत्रु राशि में है, लेकिन दो अच्छे भावों का स्वामी होके केंद्र में है। तो भाव ठीक है, सिर्फ राशि थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल अच्छा फल देगा। अष्टम में फिर वही बुध पीड़ित हो जाएगा। बुध 6, 8, 12 तीनों में पीड़ित होगा, दो अच्छे भावों का स्वामी होकर के जा रहा है तो पीड़ित करेगा। 6, 8, 12 में बुध के जाने से आप व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम बोल सकते हैं। जीवन में कई बार उसको स्किन की प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो बुध यहाँ पर 6, 8, 12 में अच्छा नहीं दे रहा, नवम में अच्छा, दसम में अच्छा, एकादश भाव में बताइए नीच का हो रहा है। कोई भी ग्रह जब एकादश भाव में नीच का होता है तो सबसे कम अशुभ फल देता है। अन्य भावों में नीच का जो बुरा प्रभाव होता है उसकी अपेक्षा एकादश भाव में बहुत कम बुरा प्रभाव होता है। एकादश भाव उपलब्धियों का है, लाभ का है, नीच का रहेगा जब ना, तो थोड़ा आप अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से बनाएंगे चीजों को। लेकिन देगा, अगर ग्रह बैठा है तो देगा। आपको स्कूल में इनाम नहीं मिल रहा है तो पैसा देके खरीद लेंगे। तो नीच का ग्रह एकादश भाव में सबसे कम दुष्प्रभावी होता, बुध यहाँ पर होगा तो भी लाभ वगैरह देगा, थोड़ा नीच वृत्ति से लाभ दे देगा व्यक्ति। नीच बुध वैसे भी बुद्धि है, तर्क है, दुष्ट बुद्धि और कुतर्क के माध्यम से अपनी इच्छाओं को और लाभ को पूरा करेगा। नीच भंग होगा तो बहुत अच्छा। 12 में भी फिर बुध बिगड़ेगा, 6, 8, 12 में नहीं अच्छा फल देगा। बृहस्पति को ले लीजिए, लगन में गुरु आ गया तो गुरु का एक नियम याद करिएगा, कोई भी लगन हो, गुरु जब केंद्र स्थानों में होता है तो कुंडली के बहुत सारे दोषों को खत्म करता है। बृहस्पति जब केंद्र में होता है तो कुंड बहुत सारे दोषों को खत्म करता है। जैसे मान लीजिए आपका बुध छठे भाव में है, अब ये अशुभ फल करेगा, तो केंद्र का बृहस्पति इस बुध की अशुभता को कुछ हद तक कम कर देगा। केंद्र का बृहस्पति उसी तरीके से है जैसे ये जो आपका सौर मंडल है ना, इसमें हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी पर हैं, दो ग्रह ऐसे हैं, एक चंद्रमा और एक बृहस्पति, जो कि पृथ्वी पर जो एस्टेरॉइड आते हैं, पत्थर जो आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, उनको बहुत हद तक रोक लेते हैं। आधे से ज्यादा बृहस्पति रोक लेता है, बड़ा ग्रह है, और कुछ चंद्रमा रोकता है। नहीं तो पृथ्वी पे रोज 10, 20 पत्थर आके बड़े बड़े गिरते। तो जैसे बृहस्पति पृथ्वी की रक्षा कर रहा है, वैसे कुंडली में बृहस्पति हमारी, यानी हम रूपी पृथ्वी की रक्षा करता है केंद्र में होने पर। आयु भी बढ़ाता है, व्यक्ति को गंभीर बीमारी होने से रोकता है, कैंसर, ट्यूमर, ऐसी गंभीर बीमारियों को होने से भी रोकता है अगर केंद्र का बृहस्पति है। हो जाएगा, प्रॉब्लम रहेगा, दर्द रहे, पीड़ा रहे, कुछ रहे, लेकिन अपनी तरफ से अगर कोई बहुत बुरा कॉम्बिनेशन नहीं आ गया है तो कैंसर होने से रोकेगा, आयु बढ़ाएगा, छोटे छोटे जो ग्रहों के दोष हैं उनको कम करेगा, जिंदगी में आखिरी वक्त पे आपके लिए मदद उत्पन्न करेगा।
आखिरी वक्त में फांसी पे लटके हैं आप पेड़ की टहनी पे कि अब जीना नहीं। बृहस्पति ऐसा हो सकता है वो टहनिए गिर जाए लटकने के बाद आपके, इतना मदद कर देता है केंद्र का बृहस्पति। अब ये मदद करने के चक्कर में बृहस्पति का खुद का फल थोड़ा अशुभ हो जाता है, ये जानिएगा। लोग कहते हैं बृहस्पति केंद्र का है, अच्छा है, उच्च का बृहस्पति था, अच्छा फल नहीं दिया। एक्चुअली बृहस्पति वह दीपक है जो दूसरों को रोशन करने में खुद जल जाता है। कुंडली के अन्य ग्रहों के दोषों को एब्जॉर्ब करने में वो खुद अशुभ हो जाता है। भाई एक साफ कपड़ा लीजिए, उससे साफ करिए गंदगी, तो वो चीजों को साफ करेगा और उनकी गंदगी खुद तो लेगा ही। तो केंद्र का बृहस्पति कुछ ऐसे ही हो जाता है। लोगों की कमियां दूर करते करते ना वो खुद सबकी कमियां ले लेता है। तो यहाँ चारों केंद्रों में बृहस्पति लगभग अच्छा फल देगा। लगन में बृहस्पति का फल सामान्य जाएगा, भाव वाइज अच्छा फल नहीं है। एकादश भाव का स्वामी है, ठीक है, आठवें का स्वामी है, बृहस्पति की दशा बहुत ठीक ठाक तो नहीं जाएगी। बृहस्पति पर्सनली कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति कुंडली को बहुत अच्छा बना देता। अन्य ग्रहों की दशाएं वसाएं अच्छी जाएंगी, आयु अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भले शत्रु राशि में है। और वैसे भी कोई बहुत बुरा फल नहीं देगा यहाँ पर आकर के। शत्रु राशि में है, कंफर्ट जोन में नहीं है। शुक्र की राशि में बृहस्पति बहुत कंफर्ट नहीं फील करता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति यहाँ अच्छा देगा, दूसरे में नहीं अच्छा देगा। धन भाव और पंचम भाव में बृहस्पति अकेला होता है तो धन भाव में धन की कमी और पंचम में पुत्र की कमी करता है। अगर बृहस्पति अकेला नहीं है या उसके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो धन भी देगा भरपूर। तो यहाँ पर इन जनरली बृहस्पति द्वितीय में अच्छा होता ही नहीं है। भारी प्लानेट है, बताए थे बृहस्पति के बारे में एक दिन, भारी प्लानेट है, जहां बैठता वहां पे कर्व बना देता, गड्ढा बनाता है, दीपक तले अंधेरा होता है। तो बृहस्पति यहाँ धन वाले गुण आपके अंदर खूब रहेंगे, टैलेंट रहेगा, हुनर रहेगा, लेकिन पैसा नहीं खींच पाएंगे। जब साथ में कोई होगा, कोई देखेगा, तो थोड़ा सा कमी आएगी। आयु लंबी देगा, इसी वक्त सूत्र लिख लीजिएगा। अष्टम भाव पर जब भी लंबे गोचर वाले ग्रह की दृष्टि होती है तो आयु बढ़ती है, खासकर बृहस्पति और शनि से। चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा का होना आयु को बहुत नहीं बढ़ाता, बढ़ाएगा वो भी लेकिन बहुत कम बढ़ाएगा, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाता है। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल जितने जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, सूर्य 1 महीना, मंगल 45 दिन, शुक्र 27 दिन, बृहस्पति 13 महीना, शनि 2.5 साल। जितने लंबे गोचर वाला ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालेगा वह आयु को उतना लंबा खींचता है। तो शनि और बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर आने से आयु बढ़ती है, ये जानिएगा। तृतीय में अच्छा फल दे देगा, चतुर्थ में भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, लाभ भाव का भी स्वामी हो रहा है, मित्र के घर में है। तो यहाँ चौथे में तो अच्छा फल कर देगा, दृष्टि भी अच्छी जगहों पर चली जाएगी। हाँ, ये 12वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि खर्चा करवाती है शुभ कार्यों में। 12वें भाव अष्टम पे जाएगा तो क्या करेगा, आयु बढ़ाएगा। वैसे द्वादश पे जब भी बृहस्पति की दृष्टि होगी कुंडली में तो व्यक्ति धर्म कर्म पुण्य मांगलिक कार्यों में हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा करेगा, साल 2 साल में ऐसे अवसर उसके आते रहेंगे। पंचम भाव में भी ठीक ठाक फल देगा, संतान की बाधा बनाएगा। छठे भाव में विपरीत राजयोग बना लेगा। सप्तम भाव में भी ठीक ठाक फल देगा, अपने मन से विवाह करने की इच्छा होगी। तीसरा, ये जो एकादश भाव है ना, ये अपने मन वाला भाव है, याद रखिएगा। कहते नहीं है तुम अपने मन के कर रहे हो, ये जो अपने मन वाला है ये यही भाव है। इसका स्वामी जहां जाता है उस चीज में व्यक्ति अपने मन का करता है। और इस भाव में भी जो ग्रह आता है
उसके मामले में भी व्यक्ति अपने मन का करता है। तो अगर एकादश भाव का स्वामी होके यहाँ आएगा तो व्यक्ति शादी में बड़ा चूजी हो जाएगा, सेलेक्टिव हो जाएगा। एकादश भाव है ना इच्छा का, मनोकामना का, थोड़ा ज्यादा देखना, जांच पड़ताल करना। तो बृहस्पति यहाँ आएगा तो व्यक्ति बहुत चूजी हो जाएगा, शादी विवाह में ज्यादा अपनी मर्जी चलाएगा। अष्टम में आयु लंबा, विपरीत राजयोग। बृहस्पति वृषभ लगन में सबसे ज्यादा खराब कहाँ होगा? नवम भाव में नीच का। दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश भाव में भी अच्छा फल दे देगा विपरीत राजयोग बना करके। शुक्र को ले लीजिए, लगन में तो अच्छा ही रहेगा अपने घर का। फल नहीं ज्यादा बता रहे हैं, फल बताएंगे जब ग्रह पे चलेंगे। अभी तो हम सिर्फ जज कर रहे हैं कि बृहस्पति या कोई भी ग्रह कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है इस लगन में। तो बृहस्पति सबसे ज्यादा बुरा कहाँ है? नवम भाव में। सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ है? एकादश भाव में। एक तो भाव भी अच्छा रहेगा, अपनी राशि का भी रहेगा। शुक्र लगन में अच्छा, द्वितीय में अच्छा, तृतीय में अच्छा, चौथे में अच्छा, पांचवें में नीच का हो रहा है। तो पांचवें में बुरा देगा, लेकिन उतना बुरा नहीं देगा। इसी लगन में सूर्य इस भाव में नीच का था, शुक्र भी नीच का है। बताइए दोनों में कौन ज्यादा परेशानी दे सकता है? सूर्य, क्योंकि ये छठे भाव में है। नीच भी है, छठे में भी है, लेकिन शुक्र कम से कम भाव तो अच्छा मिला है। राशि नीच भले है, भाव अच्छा है। शुक्र लग्नेश भी है, सूर्य का था, शत्रु था। तो नीच का फल देगा, सबसे बुरा फल यही देगा शुक्र। संतान में बाधा आ जाएगी। क्यों? एक तो संतान भाव में नीच का है, ऊपर से छठे का भी स्वामी होकर के तो है। भाई 6 8 12 जहां जाता है दिक्कत करता है, तो छठे का भी स्वामी है और नीच का हो गया। तो खराब वाला बढ़ रहा है, लग्नेश का फल कम दे पाएगा क्योंकि पीड़ित था। तो संतान बाधा भी उत्पन्न करेगा। शुक्र छठे भाव में कैसा फल देगा? नॉर्मल फल देगा। है लग्नेश लेकिन है अपनी राशि में, तो अपनी राशि में होने के नाते बुरा फल नहीं देगा। यहाँ ठीक ठाक दे देगा, यहाँ पीड़ित होगा। विपरीत राजयोग तो बनाएगा नहीं कि छठे का स्वामी आठवें में है, क्योंकि लग्नेश है तो विपरीत राजयोग बनाएगा नहीं। तो शुक्र का एक खराब फल अष्टम भाव में भी आएगा। भाव भी खराब है, राशि भी उसके लिए खराब है। नवम दसम एकादश में बहुत अच्छा फल देगा, द्वादश में भी अच्छा फल दे देगा। अब क्या होगा कि शुक्र क्या है? लग्नेश है और कहाँ गया है? 12 में। व्यक्ति के फिर से विदेश जाने का योग बन जाएगा। लग्नेश 12 में गया ना, अभी बताया था। लग्नेश 12 में जाए, 12 मतलब अलग से इसका हम बताएंगे भी, चैप्टर भी आपको विदेश जाने वाले योग का। चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देंगे चाहे क्लास देंगे देंगे। शनि को ले लीजिए, लगन में अच्छा फल देगा। इन दो अच्छे भावों का स्वामी होके मित्र के घर में है। द्वितीय में भी अच्छा फल देगा, तृतीय में भी अच्छा फल देगा क्योंकि उपचे भाव में अच्छा देता है। चतुर्थ भाव में यहाँ भी अच्छा फल देगा। अरे भाई दो अच्छे भाव का स्वामी है, यहाँ से अपने भाव को देखेगा। अब चौथे भाव के लिए थोड़ा गड़बड़ है, उदासीन ग्रह है शनि। और चौथे भाव से परिवार देखते हैं तो व्यक्ति परिवार के प्रति थोड़ा उदासीन तो रहेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल शनि कारक है। अच्छे भाव, लक्ष्मी विष्णु स्थान का स्वामी है, प्रॉपर्टी वगैरह खूब बनवा देगा, घर गाड़ी वगैरह देगा। यहाँ भी अच्छा फल देगा छठे भाव में। यहाँ भी देगा लेकिन बड़ी उलझनों के साथ देगा। नौमेश दसमेश होकर के छठे में है लेकिन उच्च का है। छठा क्या करता है? पीड़ित करता है, बाधा देता है, संघर्ष देता है। लेकिन उच्च का है यानी जीत रहा है, तो लड़के जीतेगा। मेडिकल फील्ड बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि छठा भाव रोग का है, दसम भाव कर्म का है। तो छठे भाव के क्षेत्र में कर्म करेगा, वकालत करे। डॉक्टरी, डॉक्टरी वाला कैसे बताते हैं? जब 6 8 12 का संबंध
दसम से बनेगा तो डॉक्टरी का योग। भाई ये रोग है, ये मृत्यु है, ये अस्पताल है, दवाई है। ये रोग है तो ये दवाई है, ये जानिएगा। छठा रोग तो बारहवां दवाई। तो जब 6 8 12 का संबंध दसम से बनता है तो मेडिकल के लिए योग बनता है। छठे में एक चीज और है, छठे में बनने पर वकालत का भी बनता है, क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़े बहस का भी है, और वकालत में वही होता है। तो शनि यहाँ भी ठीक है, सप्तम में थोड़ा पीड़ित हो जाएगा शत्रु राशि में, लेकिन तब भी अच्छा दे लेगा। यहाँ से अपनी भाग्य को देखेगा तो उसकी वृद्धि करेगा। अष्टम में गड़बड़ होगा थोड़ा सा, आयु बढ़ाएगा, लेकिन क्रूरता भी कम रहेगी, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि, मतलब अष्टम में भी उतना बुरा नहीं बोलेंगे। यहाँ होगा तो भाग्य को, अपने घर को देखेगा, यहाँ होगा तो कर्म को देखेगा। सबसे ज्यादा बुरा कहाँ होता है? वृषभ लगन में शनि 12वें में सत्यानाश। 12वें होना सबसे ज्यादा खराब है। राहु केतु के लिए कल ही नियम बताए थे, चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। उपचय भाव में हमेशा अच्छा फल। राहु केतु 3 6 10 11 में अच्छा फल देंगे, ठीक। ये पहला नियम था हर कुंडली में। अब राशि भी अच्छी मिलेगी तो और अच्छा दे देंगे। जैसे इस इन चारों में सबसे अच्छा कहाँ देगा? दसम में, मित्र के घर में होगा। यहां भी अच्छा देगा मित्र के घर में। यहाँ थोड़ा शत्रु के घर में है, यहाँ भी शत्रु के घर में है, फेवरेट राशि नहीं है उसकी। देगा तब भी अच्छा, उपचय में अच्छा ही देगा, लेकिन इन दोनों भावों की अपेक्षा थोड़ा कम देगा। ये पहला फार्मूला था कि राहु केतु उपचय भाव में अच्छा फल देंगे। दूसरा फार्मूला था लगन के अनुसार, क्या? कि जहां जहां मित्र राशि में होंगे वहां वहां अच्छा फल देंगे। राहु केतु लगन में अच्छा फल देंगे, द्वितीय में यहां भी अच्छा दे देंगे, पंचम में भी दे देंगे, दसम एकादश में भी दे देंगे। यानी बुध शुक्र शनि की राशि में अच्छा फल करेगा, क्योंकि तब वह लगन का मित्र हो जाएगा। जब मित्र की राशि में होगा तो लगन का मित्र ही कहलाएगा। तो ये राहु केतु का इंटरप्रिटेशन हो गया। सबसे बुरा मैं क्या देखता हूं? शनि का यहाँ पे नीच का होना 12 में, ये सबसे बुरी स्थिति होती है वृषभ लगन में। चलिए सूर्य भी नीच का है, गड़बड़ है, लेकिन इस सूर्य से भी ज्यादा गड़बड़ी है। अरे भाई, कर्म और भाग्य दोनों नीच का लेकर के बैठ गए हो, वो भी भाव भी खराब है 12वां। कर्म और भाग्य दोनों नीच का हो गया ना। तो कल अब हम लोग बात करेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन में फिर एक दो सूत्र ऐसे आएंगे, फिर उसके बाद 12 ग्रहों, 9 ग्रहों का 12 भावों में फल देखेंगे, तब दोनों मिल करके आपको एक अच्छा फल, एक अच्छा रिजल्ट निकालना आएगा। श्रीमती जी आ गई हैं।